नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। देवभूमि के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की खबरों के साथ करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, विभिन्न विभागों के अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। कुल 27 उम्मीदवारों को वितरित किए गए हैं नियुक्ति पत्र। सीएम धामी ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी है। कड़ी मेहनत करने वालों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के तहत विभिन्न विभागों के लिए कुल 27 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के तहत चयनित 16 पर्यवेक्षकों, 10 निरीक्षकों और आबकारी विभाग के तहत चयनित एक कनिष्ठ सहायक को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपकी अथक मेहनत से इन पदों के लिए आपका चयन हुआ है। कड़ी मेहनत करने वाले सभी मेहनती युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में ग्राम्य विकास एवं पलायन रोकथाम आयोग की 7वीं बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पलायन रोकने के लिए प्रभावी सोच की जरूरत है। पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन के कारणों का गहनता से अध्ययन करने, युवाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशालाएं आयोजित करने और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जिला स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस दौरान बीजेपी सरकार पर कई सवाल खड़े किए गए, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी की मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि इंडिया अलायंस का गठबंधन ठग गठबंधन है और इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार 400 पार नारे के साथ भारी बहुमत से विजय हासिल करेगी। इंडिया अलायंस का जो गठबंधन बना है वो एक ठग गठबंधन है और उस गठबंधन का केवल एक ही उद्देश्य है कि देश के अंदर जो भी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं, देश का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर जो काम मोदी जी ने किए हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी कमियां निकालना और उसकी जनता को उसके खिलाफ भड़काने के काम के लिए ये काम उनका रह गया है। लेकिन देश की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि जो नारा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है कि अब की बात 400 पार, उसको देश की जनता उसका पूरा साथ दे रही है और 2024 के चुनाव में प्रचंड जीत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बन रहे हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह को रोड शो। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भी रोड शो में हुए शामिल। रोड शो के दौरान त्रिवेंद्र सिंह का संबोधन, पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करें, कार्यकर्ताओं के उत्साह ने बढ़ाया मेरा आत्मविश्वास, मैं सभी का बहुत आभारी हूं, त्रिवेंद्र सिंह ने कहा। तो हरिद्वार में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे ये जिम्मेदारी देने के लिए मैं हाईकमान को धन्यवाद देता हूं, पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करता हूं। मेरे समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा दिखाए गए उत्साह ने वास्तव में मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है और मैं बहुत आभारी हूं। हाईकमान का कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी भावनाओं का सम्मान किया गया है। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को जिस तरह भावनाएं आज प्रकट हो रही है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके उत्साह से मैं भी बहुत गदगद हूँ, मेरा भी कई गुना खून बढ़ा है। रोड शो हो गया है, रोड शो का ऐसा कोई प्लान नहीं। और अब खबर नैनीताल से है, जहां पर हाईकोर्ट ने नगर निगम कोट द्वार को जल्द से जल्द सड़क किनारे फैली गंदगी और जलभराव को ठीक कर 24 अप्रैल तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। दरअसल कोट द्वार स्थित देवी सड़क में जलभराव के कारण लोगों को हो रही दिक्कतें और जलभराव से होने वाली बीमारियों के बढ़ते खतरे को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई रखी गई है। कोटद्वार में एक देवी रोड है जो बहुत जानी मानी रोड है, जिसमें सबसे ज़्यादा बसाया था वहाँ पर कोटद्वार की। वहाँ पर इतनी गंदगी फैली रहती है रोडों में, रोड के किनारे जितने भी
आपके वो पानी भरा रहता है हमेशा, तो वहाँ पे जितेंद्र सिंह रावत जो वहाँ पे अधिवक्ता है कोटद्वार परिसर में, उनके द्वारा एक जनहित याचिका की गई जिसमें नगर निगम के लिए से ये मांग करी गई थी, क्योंकि बहुत प्रतिवेदन देने के बाद भी उन्होंने कोई इस पर कार्रवाई नहीं करी, तो इसलिए हमने आज जनहित याचिका उनके नाम से उन्होंने डलवाई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने नगर निगम को निर्देशित किया है कि आप जल्द से जल्द वहाँ पर जितना भी पानी का भरा होता है उसको ठीक करें। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल जेल में फैली अव्यवस्थाओं और जेल के जज्जर भवन का स्वस्थ संज्ञान वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि जेल को शिफ्ट किया जाए या फिर इसका सुधारीकरण किया जाए, 10 दिन के अंदर स्थिति स्पष्ट करे। साथ ही कोर्ट ने अधिवक्ता ऋतु जोशी को इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है। नैनीताल हाई कोर्ट ने अधिवक्ता ऋतु जोशी से कहा है कि वो जेल का निरीक्षण करे, कैदियों से मिलने के बाद उनकी समस्याओं से कोर्ट को अवगत कराए, ताकि जेल में बंद कैदी समाज भी मुख्यधारा से जुड़ सके, समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके। उन्हें रोजगार परक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था पर सुझाव देने को भी कहा गया है, जिससे वो जेल के बाहर आने के बाद बेहतर जीवन यापन कर सके। की रिपोर्ट पर माननीय न्यायालय ने आज संज्ञान लेते हुए सुओ मोटो पीआईएल इंटरटेन करी है, जो कि नैनीताल जेल की मूलभूत सुविधाओं और भवन की स्थिति के बारे में है। इस सब को ध्यान में रखते हुए आईजी प्रिजनर जो हैं वो पर्सनली अपीयर हुई कोर्ट में वीसी के माध्यम से, और उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि 53 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे बड़ी जेल बनाने के लिए उधम सिंह नगर में, उसमें से 23 करोड़ रुपए आ चुके हैं और आधा निर्माण कार्य हुआ है जेल का। उसके बाद किस कारण से इसे रोक दिया गया उन्हें उसका ज्ञान नहीं है, तो कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा कि ऐसा क्यों किया गया है। वहीं चमोली जिले के नारायण बगड़ में सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी टैक्सी, सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर बमियाल निर्माणाधीन मोटर मार्ग के पास ये घटना हुई। आपको बता दें कि अंत्येष्टि में आए सभी लोग लौट रहे थे, इसी दौरान ये घटना घटी है। तो फिलहाल चमोली जिले के नारायण बगड़ के पास सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जबकि एक की मौके पर ही मौत हो गई। अब तक मिली जानकारी के अनुसार नारायण बगड़ के नलगांव कफोली बमियाल निर्माणाधीन मोटर मार्ग पर टैक्सी दुर्घटनाग्रस्त हुई। बताया जा रहा है कि अंत्येष्टि में आए लोग घर लौट रहे थे कि तभी यह हादसा हो गया। तो चमोली में ये घटना घटी है, जहां सड़क हादसे में एक शख्स की जान चली गई है। खाई में गाड़ी के गिर जाने के कारण एक शख्स की जान गई, कई लोग घायल हैं। घायलों को फिलहाल तत्काल प्रभाव से अस्पताल भेजा गया ताकि उनका उपचार और इलाज किया जा सके, जल्द वो स्वस्थ हो जाए। उत्तराखंड के हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता दें, खाद्य सुरक्षा विभाग को मिली सफलता, बड़ी मात्रा में नकली मावा और पनीर बरामद किया गया। मुरादाबाद से हल्द्वानी आ रही रोडवेज बस से बरामद किया गया ये पूरा माल, करीब 5 क्विंटल मावा और 80 किलो पनीर जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जांच जारी है। होली के मद्देनजर बाजारों में नकली मावा जमकर बिक रहा है, जिसको देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया। हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग को आज बड़ी सफलता मिली। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार ने बताया कि बड़ी मात्रा में नकली मावा और पनीर बरामद किया गया है। मावे की मात्रा करीब 5 क्विंटल है, जबकि पनीर की मात्रा 80 किलो बताई जा रही है। तो फिलहाल ये बड़ी सफलता कह सकते हैं मिली है खाद्य विभाग को। नकली मावा और पनीर जब्त किया गया है। अब उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा।
देखिए यूपी नंबर की गाड़ी से ये पूरा माल जो है वो जब्त किया गया। 80 किलो पनीर है और नकली मावा भी जब्त किया गया है, जिसे सप्लाई के लिए बेचने के लिए उत्तराखंड लाया जा रहा था। महोदय द्वारा हमें निर्देश दिया गया कि अपने ज़िले में सघन अभियान करके और जो बाहर से, खासकर जो बाहर से आ रहा है संदिग्ध पदार्थ, उस पर आप लगातार नज़र रखिए और चेकिंग करते रहिए। इसी क्रम में आज हमने सवेरे जो है लगभग 5.5-6 कुंटल के आसपास मावा पकड़ा है और 80 किलो पनीर पकड़ा है। अभी उसको क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया है। अभी वो एक तरह से हम लावारिस उसको मान रहे हैं और वो तहसील परिसर में रखा हुआ है। कहाँ से लाया जा रहा था सर? ये मुरादाबाद से आया था। और एक जो पनीर है उसके बारे में पूरा पता नहीं है, क्योंकि वो ऐसी लावारिस हालत में रखा हुआ था बस स्टेशन में। नहीं, इसको हम अगर कोई क्लेम कर रहा है तो हम उसकी जांच के लिए फिर भेजेंगे। खबर चमोली से है, जहां पर हिमालयन इको पर्यटन स्वायत्त सहकारिता महासंघ का गठन किया गया, जिसका विधिवत पूजा अर्चना कर शुभ आरंभ हुआ है। महासंघ में 11 पदाधिकारियों का चुनाव भी किया गया। ट्रैकिंग से जुड़े लोग व्यापार संघ की ओर से इसका चुनाव किया गया। खुश हूँ इस पहल से जो कि इस समिति के द्वारा किया जा रहा है, और पर्यटन को इससे बढ़ावा भी मिलेगा और साथ ही जो है कि यहाँ की जो रोजगार की जो समस्या हमारी है उसको एक अच्छा बल मिलेगा। इस इको टूरिज्म जो इन्होंने एक इसका विधिवत आज उद्घाटन किया है, इस कमेटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सिंह बिष्ट, जो अपने यहाँ पर हिमालयन इको पर्यटन स्वायत्त सहकारिता जो एक हमारा पर्यटन महासंघ बना हुआ है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और ये हमारा जो ये महासंघ बना हुआ है कि अपने क्षेत्र के मतलब 10-12 जो ट्रैक हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, और यहाँ पर जो है अपने जो ट्रैकर लोग आते हैं उनकी सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए जो है जो विसंगतियाँ हैं, इनको विसंगति को दूर करने के लिए हम चलो रुक करते अगली खबर का। देहरादून लखनऊ के बीच 26 मार्च से चलेगा वंदे भारत। हफ्ते में 6 दिन चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। सोमवार को छोड़कर हर दिन चलेगी वंदे भारत। 12 मार्च को हुआ था वंदे भारत ट्रेन का शुभ आरंभ। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन को लेकर ये बड़ा अपडेट है। देहरादून लखनऊ के बीच 26 मार्च से चलेगी वंदे भारत ट्रेन। हफ्ते में 6 दिन चलेगी वंदे भारत। सोमवार को छोड़कर हर दिन चलेगी वंदे भारत ट्रेन। 12 मार्च को हुआ था वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ। तो वंदे भारत ट्रेन को लेकर ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हफ्ते में 6 दिन चलेगी वंदे भारत ट्रेन। सोमवार को ये वंदे भारत ट्रेन नहीं चलेगी। देहरादून लखनऊ के बीच 26 मार्च से चलेगी वंदे भारत ट्रेन। 26 मार्च से ये ट्रेन चलेगी और हफ्ते में 1 दिन ये ट्रेन नहीं चलेगी। वहीं लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए और मतदान में अधिक से अधिक भागीदारी करने के लिए आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। जहां पर
SVEEP नैनीताल की टीम लगातार नैनीताल जिले के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्र में जाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का प्रयास लगातार कर रही है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज में जाकर छात्र छात्राओं को भी मतदान जागरूकता के विषय में बताया जा रहा है, ताकि वो अपनी गली, मोहल्ला, घर परिवार में जाकर मतदान करने के प्रति लोगों को जागरूक कर सके। होली नजदीक है, लिहाजा अलग अलग जगहों पर हो रहे होली के कार्यक्रम में SVEEP नैनीताल की टीम महिला होलियरों की टीम के माध्यम से आम जनता को मतदान के प्रति जागरूक करने का संदेश दे रही है। नगर निगम की वैणी सेना पर्यावरण मित्रों को भी आम जनता को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए तैयार किया जा रहा है। हम सभी की जिम्मेदारी है इस लोकतंत्र में, और अभी हमारे नगर निगम की बैणी सेना ने भी एक ह्यूमन चेन बना करके लोगों को अवेयर किया था, और हम लोग नए नए तरीके से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हो। आने वाले समय में हम सफाई जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, जो सफाई के फील्ड में लगे हुए कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से भी करेंगे, और हमारी सोशल मीडिया की टीम डेली जो है इंटरनेट पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सभी पर प्रचार प्रसार कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार नैनीताल जनपद वोटर टर्नआउट के मामले में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। हल्द्वानी में लोकसभा चुनाव में सामान्य निर्वाचन की तैयारी ने जोर पकड़ लिया है। निर्वाचन विभाग ने सभी कर्मियों की ड्यूटी लगाकर चुनाव के सफल संचालन के लिए कर्मियों को ईवीएम और वीवीपैट का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जिले की 6 विधानसभाओं में होने वाले निर्वाचन को लेकर कंट्रोल रूम और निर्वाचन संबंधित सभी कार्यालय MBPG डिग्री कॉलेज में बनाए गए हैं, और यही कर्मियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ईवीएम के मास्टर ट्रेनर RP पांडे का कहना है कि कर्मियों को ईवीएम संचालन की पूरी जानकारी देते हुए उनकी दिक्कतों को भी दूर करने का काम किया जा रहा है। साथ ही चुनाव पारदर्शिता पूर्ण हो, इसके लिए ईवीएम को सील किए जाने से लेकर वोटिंग के दौरान आने वाले दिक्कतों से किस तरह ठीक किया जाए, उसके लिए भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अठारह तारीख से हमारी जो प्रशिक्षण प्रारंभ होगा, जिसमें जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं, पोलिंग फर्स्ट, पोलिंग सेकंड और पोलिंग थर्ड, ये जितने भी अधिकारी आएंगे, उनको जितने भी हम लोग मास्टर ट्रेनर हैं, नोडल हैं, अफसर हैं, ये सब क्या करेंगे, जितने भी अधिकारी आएंगे उनको प्रशिक्षित करेंगे कि किस प्रकार से हमें मशीन इंस्टॉल करनी है, कैसे मशीन जोड़नी है, किस तरह की सावधानियाँ होंगी, वैलिड इनवैलिड क्या है, क्या क्या त्रुटियाँ होंगी, उन त्रुटि को हम कैसे दूर करेंगे, ये सब हम अपने इस ट्रेनिंग में अधिकारी को, जो चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी। तो ईवीएम और वीवीपैट को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि आने वाले चुनाव में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ईवीएम मशीन खराब ना हो। अगर बाय चांस ईवीएम मशीन खराब भी हो जाए तो तत्काल प्रभाव से उसे किस तरह से ठीक किया जाए, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होने के साथ ही चमोली के गांव-गांव से लोगों की अपनी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर चुनाव बहिष्कार की आवाजें गूंजने लगी है। वर्षों से सड़क की मांग करते आ रहे ग्रामीण चुनाव बहिष्कार की धमकी दे रहे हैं। कहीं स्कूल नहीं है, कहीं पानी की समस्या है, तो कहीं बिना पुल के आवाजाही कर रहे ग्रामीण वोट नहीं देने की बात कर रहे हैं। चमोली के ग्रामीणों ने मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन भेजा। क्षेत्र पंचायत सदस्य विजय नेगी और ग्राम प्रधान मीना देवी का कहना है कि उनके गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली की समस्याओं से ग्रामीण परेशान हैं। कई बार इस संबंध में जिला प्रशासन और शासन से जाकर मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। कहना चाहूँगा, हमारा जो क्षेत्र है अभी तक
हिंदुस्तान आज़ाद होते हुए इधर 76 वर्ष हो गए, 77 वर्ष हो गए। हमारे यहाँ पे अभी तक कोई सुविधाएं नहीं सरकार के विशेषता रोड है, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, और मतलब यह है कि कई प्रकार के जो है कि हमारे पे अज्ञान मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे हैं। बिजली है, स्वास्थ्य है, सड़कें हैं, पुल है, इत्यादि से हम लोग जो हैं कि बहुत परेशान रहते हैं। हिंदुस्तान का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, और न पुल है न रोड है। हम बूढ़े आदमी, कितने बच्चे हैं या बुढ़े हैं या कोई हैं बीमार होते हैं, आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कभी घोड़े में जाते हैं, कभी गंडे में जाते हैं, कभी डंडे में जाते हैं। जो आप हमारे गांव में हमारी समस्याएं जानने के लिए आई हैं, और मेरा सरकार से यही निवेदन है कि हमारे गांव में ना तो रोड है, और हमारे गांव में 2009 से रोड आने की संभावना है, और 2009 से कार्य शुरू है, लेकिन 2024 जाने वाला है। जिस ब्रिज घाटी में सन 58 से निजमुला तक रोड आई थी, उसके बाद कांग्रेस का राज चला, मतलब सन 2090 तक कोई सुनाई नहीं हुई। को लेकर पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं और सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की तरफ से जारी प्रत्याशियों की सूची में उत्तराखंड की 3 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। देहरादून में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने प्रत्याशियों का नाम बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी पर जमकर निशाना साधते भी नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार की विफलताओं को गिनाया गया। उत्तराखंड की कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं, सुनिए। जगह जगह नहीं, आप चिन्हित करके जगह बताइए ना उनको उनका स्पेस तो दीजिए। जो बात यहाँ पर सचान साहब ने कही कि 10 साल में आप गाड़ी कंडम कर दे रहे हो, 15 साल में आप मोटरसाइकिल कंडम कर दे रहे हो, क्यों? आप पोल्यूशन कंट्रोल करिए। अगर वो गाड़ी ज्यादा पोल्यूशन कर रही है तो उस गाड़ी को आप एनओसी मत दीजिए, लेकिन पूरी की पूरी गाड़ी कंडम करने का मतलब है कि एक व्यक्ति अपने जीवन भर की कमाई से एक गाड़ी लेता है और आप केवल कॉर्पोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए जिस तरह की कवायद कर रहे हैं, वही आपके सवाल का जवाब है कि क्यों इन रेडी ठेली वालों को उनका स्पेस नहीं बताया जा रहा है, इन मलिन बस्तियों वालों को पुनर्वासित नहीं किया जा रहा है, उनको आप बता दीजिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।